So good morning, everyone. Um, as we are continuing with the session related to previous units which we have completed so far. So yesterday we discussed about the fundamentals. Uh, much you must have studied as part of operating system. उन्हीं चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम यूनिक्स में या लाइनक्स में ऑब्जर्व करते हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल दैट all the commands which are the part of Unix or Linux that we study in regular curriculum. What is happening normally कि whenever you are writing any program or whenever you are doing any operation, you can simply explore and try to get the help through manual from where you may be getting the certain kind of hint कि this command can be used for a particular purpose. तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार किसी एक ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक सिंगल कमांड अवेलेबल होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज हमें कुछ सेट ऑफ कमांड्स मालूम है, लेकिन हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए जो एक स्पेसिफिक सिंगल कमांड है वो नहीं मालूम। तो आपको जितनी कमांड्स मालूम है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वी आर क्लबिंग देम टुगेदर एंड फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड दैट यू नो कि हाउ डू वी डू दैट। कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वी कैन कंबाइन 2 और मोर कमांड्स टुगेदर वेयर यू आर मेकिंग यूज ऑफ पाइपलाइन सिंबल वेयर द आउटपुट ऑफ वन कमांड यू आर सप्लाइंग एज इनपुट टू द नेक्स्ट कमांड एंड सो ऑन। तो उस तरीके से भी हम ऑपरेशन कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है और अगर जरूरी नहीं कि सबको सारी कमांड्स याद हों, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स आर देयर एंड नॉट ऑल द कमांड्स वी आर यूजिंग इन प्रैक्टिस, बट whenever we are having any such requirement we have to explore and we have to find out कि किस सीक्वेंस में या किन कमांड्स को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस से ज़्यादा आती हैं। बहुत सारी कमांड जो है जो फाइल सिस्टम की थी, जैसे mkdir था या cd था या उसके अलावा RM था रिमूव के लिए, RM-R था कि अगर आप एक डायरेक्टरी, एक सब ट्री है, आपके पास एक ट्री स्ट्रक्चर है जिसमें रूट के नीचे आपके पास ABC 3 सब डायरेक्टरीज हैं और C के अंदर फर्दर एक ग्रोथ है पूरी ट्री की, मतलब उसके अंदर सब डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज हैं, तो एक पूरा एंटायर स्ट्रक्चर है। तो अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करना चाहते हैं C ऑनवर्ड्स, तो आप RM-R और C कर देंगे तो C onwards the entire thing will be deleted. Otherwise, when you are making use of RMDIR type of command, so it is putting a restriction that whatever directory you wish to delete, that directory should be empty, then only it can be deleted. तो अगर हमारे पास एक डायरेक्टरी जो है उसमें केवल रूट पे उसके कंटेंट्स हैं, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जाए तो सारे कंटेंट्स उसके रूट पे अवेलेबल हैं, तब तो ठीक है कि आपने सारे कंटेंट्स डिलीट कर दिए और फिर उस डायरेक्टरी के बाहर आके उस डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया। लेकिन अगर एक डायरेक्टरी के अंदर जाने पे फर्दर हमें सब डायरेक्टरीज दिखती हैं और उन डायरेक्टरी के अंदर अगर जाते हैं तो फर्दर सब डायरेक्टरीज दिखती हैं, तो इसका मतलब वी आर हैविंग अ हायरार्की। जैसे वन सच एग्जांपल व्हिच आई जस्ट कोटेड इज दैट वी आर हैविंग ABC 3 सब डायरेक्टरीज व्हिच आर द पार्ट ऑफ रूट, और C जो है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, एंड C ऑनवर्ड्स वी आर हैविंग द एंटायर ट्री स्ट्रक्चर ग्रोन टू 3-4 लेवल्स। तो अब सबको हम डिलीट करते करते C को पूरा खाली करें और तब बाहर आके डिलीट करें तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए RM-R वी कैन यूज, एंड जब हम लोग कमांड मोड में डॉस में काम करते थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वी हैड द कमांड कॉल्ड del tree। तो del tree स्टैंड्स फॉर डिलीट द ट्री, और आप जानते हैं कि वी हैव स्टडीड इन डेटा स्ट्रक्चर दैट वी आर हैविंग a tree structure which is in the form of inverted where root is always on top, and this analogy has been implemented in operating system because we know that we always show that we are having a directory tree structure or file system where root is always on top and then we are having subdirectories and then further subdirectories and so on। और जैसे कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि वी आर हैविंग टर्मिनल नोड्स, दैट मीन्स उनके बाद फर्दर उनके जो है ब्रांचेस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे टर्मिनल नोड क्या होंगी, रेगुलर फाइल्स होंगी, और बाकी जो नॉन टर्मिनल नोड्स क्या होंगे, वो डायरेक्टरीज होंगी, क्योंकि उनके अंदर फिर से आप कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो कंसेप्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ इसीलिए होता है। लेकिन इसके अलावा एक जो मेजर डिफरेंस हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में पाते हैं कि अगर अभी कभी आप कमांड मोड में विंडोज़ में अगर dir कमांड यूज़ करें तो वहाँ पे यू गेट plenty ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एवरी डायरेक्टरी और एवरी फाइल। ठीक है, अगर वो डायरेक्टरी होगी तो उसके आगे जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में dir लिखा होगा, तो वो इंडिकेट करता है कि एक फोल्डर है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली जो डॉस है उसमें
मैंने शायद पहले कभी एक आपको बताया भी था कि फैट होता है, फाइल लोकेशन टेबल होती है। तो ये एक मैप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है टू हैव एक्सेस ऑफ द स्कैटर्ड पीसेस ऑफ एनी फाइल। क्योंकि वी ऑल नो कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा था तो उसमें आपने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, और इसीलिए ये सजेस्ट किया गया था कि हम अगर फाइल को कंटिन्यूअस मैनर में लगातार अगर स्टोर करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि मान लीजिए आपने 4 फाइलें स्टोर करी और वो कंटिन्यूअसली स्टोर हो रही हैं, तो उसके बाद आपने फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 3 डिलीट करी। फाइल नंबर 1 जो थी सपोज 2 किलोबाइट की थी, और फाइल नंबर 3 जो है सपोज 4 किलोबाइट की थी। तो 2 किलोबाइट का स्पेस जो है फाइल नंबर 1 की जगह क्रिएट हो जाएगा, और 4 किलोबाइट का स्पेस फाइल नंबर 3 की जगह क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अब हम कोई फाइल स्टोर करना चाहते हैं जो 5 किलोबाइट की है, तो ना तो वो 2 किलोबाइट वाले स्पेस में अकोमोडेट हो सकती, ना वो 4 किलोबाइट वाले स्पेस में अकोमोडेट हो सकती, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि फाइल जो है कैन नॉट बी ब्रोकन और उसको कंटिन्यूअस स्टोर करना है। तो इवन इफ यू आर हैविंग द स्कैटर्ड available space, but since it is not concatenated and it is not available as a single space, so we would be unable to store such file if we follow this convention कि we cannot break any file into pieces। तो इसी को देखते हुए ये करा गया था कि नहीं, अगर हम कोई स्पेस को यूज करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द एंटायर फाइल शुड गो इन शुड गेट स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क इन ए कंटिन्यूअस मैनर। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि वी आर the operating system is breaking those files into pieces, and all these pieces are getting stored at in different portions of the hard disk। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर आपने सीईओ वगैरह में पढ़ा होगा कि वी आर हैविंग अ कॉमन स्पिंडल एंड ओवर दैट अ नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेटर्स आर माउंटेड। जैसे कि पुराने टाइम में रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे, तो उसमें हम रिकॉर्ड प्लेयर में एक रिकॉर्ड लगाते थे एंड वी यूज टू पुट दैट स्टाइलस ऑन द आउटर मोस्ट ट्रैक ऑफ दैट रिकॉर्ड, और फिर वो रिकॉर्ड जो है उसमें जो भी सॉन्ग था वो प्ले होता था। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लंबी सी वर्टिकल स्पिंडल है जिसके ऊपर मल्टीपल प्लेटर्स हैं, और वो सर्कुलर प्लेटर्स हैं कोटेड विद सम मैग्नेटिक मटेरियल ऑन ईदर साइड, और उनके ऊपर जो है ट्रैक्स बने हुए हैं, और ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स हैं, और सेक्टर्स का जो साइज है वो फिक्स होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 512 बाइट का सेक्टर होता है, और 2 सेक्टर जो है 1 किलो बाइट के होते हैं, 512 512। तो ये तो फिक्स रहता है। लेकिन अब ये माना गया कि बाद में जब कोई फाइल हम स्टोर करते हैं तो फिजिकली तो वी आर हैविंग द स्मॉलेस्ट अवेलेबल स्पेस दैट शुड बी एलोकेटेड एज अ सिंगल यूनिट टू दैट इनकमिंग फाइल इज 512 बाइट्स ओनली, क्योंकि 512 ही बाइट उसको एलोकेट कर सकते हैं एक बार में। तो ये अलग अलग हम उसको अलॉट करें तो फिर वो फाइल जो है उन जगहों पे जाके स्टोर होती जाती है। लेकिन ये पाया गया कि 512 इज टू स्मॉल टू बी एलोकेटेड टू एनी फाइल, क्योंकि जितने आपके पास छोटे पीसेज होंगे जो आप फाइल के लिए स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं, आपको उतने मेमोरी रेफरेंसेस लगाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीक ऑपरेशन होता है, जो लेटेंसी होती है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आई बिलीव सॉल्व किए होंगे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें ऐसी एल्गोरिथम्स फाइंड आउट करनी होती हैं जिससे ये जो एक्सेसिंग ऑफ हार्ड डिस्क है ये फास्ट हो जाए अगर फाइल को हम स्टोर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास बहुत छोटे स्पेसेस होते हैं, जैसे 512 इज कंसीडर्ड टू बी वेरी स्मॉल पीस, तो उस केस में अगर एक फाइल जो है वो मान लीजिए 2 किलोबाइट की है, तो ऑब्वियसली 4 रेफरेंसेस वन हैज़ टू मेक टू स्टोर दैट फाइल, बिकॉज वो 4 जो है सेक्टर्स में जाके स्टोर होगी। लेकिन अगर ये इसका मतलब है, और हर एक बार जो है एक्सेसिंग ऑफ एनी एम्प्टी सेक्टर इज आल्सो कॉजिंग अ डिले, तो ये ओवरहेड रहता है। एंड यू नो दैट कि कंप्यूटर्स में अगर आप देखें तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में जो हार्ड डिस्क वगैरह हैं ये बड़ी स्लो डिवाइस हैं। रीज़न बीइंग कि इनमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मैकेनिकल पार्ट मतलब उसमें जैसे शाफ्ट होती है, मोटर होती है, तो उसकी स्पीड कभी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को मैच नहीं कर सकती, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली हमें जो है ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि अगर हम, और लेकिन बल्क स्टोरेज आप हार्ड डिस्क में कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ा सकें उतना अच्छा है। तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग स्मॉल पीसेज, if we are able to afford some wastage of space, so it is better to club 2 or more sectors together to form a cluster। तो हम 2 सेक्टर को मिला के एक क्लस्टर बना देंगे, तो हमारा लॉजिकल यूनिट जो है वो 1 किलोबाइट का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 512 बाइट का एक सिंगल सेक्टर।
तो इस तरीके से हम लोग उसमें क्लस्टर बना लेते हैं और क्लस्टर अलॉट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि अभी अगर आप 2 किलोबाइट वाली फाइल को स्टोर करना चाहते हैं तो वन हैज़ टू मेक ओनली 2 रेफरेंसेस, हार्ड डिस्क रेफरेंसेस, टू गेट द रिक्वायर्ड स्पेस टू अकोमोडेट दिस फाइल। तो ऑब्वियसली जितनी कम बार हमें रेफरेंस करने पड़ेंगे उतना ही स्पेस जो है, उतना ही स्पीड जो है बढ़ जाएगी। लेकिन उसका ट्रेड ऑफ क्या है? स्पेस एंड स्पीड, एक्सेस स्पीड। तो अगर आप एक्सेस स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक कंप्रोमाइज विद द स्पेस, क्योंकि अगर आपकी फाइल जो है अब अगर 1.5 किलोबाइट की होगी तो उसमें, हाँ जी, आई एम जस्ट होल्डिंग माई लेक्चर फॉर टाइम बिंग, ठीक है। So let us continue. In the meantime, my system is getting booted as I have taken the print out. But anyways, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें अगर सपोज एक फाइल का जो है 1.5 किलोबाइट स्पेस है, तो ऑब्वियसली अगर हम सेक्टर वाइज अगर देखते हैं तो इसमें 3 ही सेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्योंकि आपने एक क्लस्टर बना दिया है और एक क्लस्टर जो है वो सिंगल लॉजिकल यूनिट है टू बी अलॉटेड टू एनी फाइल, तो हमें 2 क्लस्टर जो है अलॉट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक क्लस्टर जो है 1 किलोबाइट का है। सिंस द साइज ऑफ दैट फाइल इज 1.5 kilobyte, so obviously you need 2 clusters. So here 0.5 kilobyte space is getting wasted, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड ऑफ रहता है बिटवीन द स्पीड एंड स्पेस यूटिलाइजेशन। तो एक ये कंसेप्ट है जिसमें हम अलग अलग हमारे पास लॉजिकल यूनिट्स होती हैं जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। और अब अगर मान लीजिए डॉस का एग्जांपल लें तो वहाँ पे इफ आई एम स्टोरिंग एनी फाइल, so that file is broken into a number of pieces and these pieces are getting scattered and getting stored in different parts of the hard disk. Now when we give any command, like if I wish to open that file in some editor, so I am not getting this feel that the file was actually stored on the hard disk in the scattered manner, because all the scattered pieces, they are collected together and they are presented in a single logical view before me in the editor. तो वो that job is left to the operating system to collect all the scattered pieces and form the single file. तो इसके लिए जो है obviously one mapping is required, and that mapping is file location table. तो उसमें जितने भी, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे हार्ड डिस्क पे अगर जो लॉजिकल जो ब्लॉक्स बने हुए हैं अगर वो 100 हैं, तो यू कैन इमेजिन दिस फाइल लोकेशन टेबल एज एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर एक फाइल जो है इसको हम स्टोर करते हैं तो लेट अस सपोज उसको 1 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर ब्लॉक जो है असाइन होता है। तो अब इसमें इस एरे में जब आप 1 नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पे 5 लिखा होगा उसके कंटेंट में, और 5 नंबर अगर इंडेक्स पे जाएंगे तो वहाँ 7 लिखा होगा, और 7 नंबर अगर इंडेक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे जो कंटेंट में नील लिखा होगा।
सो एनीवेज तो फाइल एलोकेशन टेबल में एक नंबर पे 5 नंबर स्टोर किया हुआ है, 5 नंबर पे जाते हैं 7 नंबर और 7 नंबर पे जाते हैं तो नील लिखा है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू एक्सेस दैट मैप। और एक नंबर उसे कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम द डायरेक्टरी इटसेल्फ। तो जो फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उस फाइल की करंट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, उसका जो बिगिनिंग एड्रेस है वो लिखा होता है, दैट इज द इंडेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग, दैट करस्पॉन्ड्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ दैट एरे। तो पहले वो उसको रेफर करेगा, वहां जाएगा, देन इट कम्स टू नो 5, देन 5 पे जाएगा, इट कम्स टू अबाउट 7, 7 पे जाएगा, इट कम्स टू अबाउट nil। दैट मींस 157 इज द सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स दैट आर टू बी एक्सेस्ड इन ऑर्डर टू concatenate all the contents of that file। तो उसके लिए ये मैप जो है यूज़ होता है, और मैप की 2 कॉपी रहती हैं इसलिए ताकि अगर एक करप्ट हो तो दूसरा एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर ले, तो ये मिररिंग होती रहती है इसी कंटिन्यूअसली। सो दिस द कंसेप्ट ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल। तो अगर हम यहाँ पे किसी हार्ड डिस्क के लिए देखें या किसी स्टोरेज डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे एक सिंगल टेबल है फॉर द एंटायर डिस्क। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लाइनेक्स और यूनिक्स that corresponding to every file we are having a table, and that is called inode table, and that table contains information about that file। what information that table is containing? क्योंकि DOS में तो ये कंसेप्ट था नहीं कि वहाँ पे यूजर राइट्स भी हों, लेकिन यहाँ पे तो हर एक फाइल के ऊपर यू नो दैट कि वी आर हैविंग राइट्स आल्सो, ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन राइट्स, हु इज द ओनर, द फाइल बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द करस्पॉन्डिंग inode टेबल। और उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव द एड्रेसेस which are the addresses of blocks where the actual content of that file is stored। तो अब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क पे if we are having 100 files, so obviously 100 corresponding inode tables are also there, so that the information about every file can be fetched from the corresponding inode table। तो वहाँ से उसको निकाला जा सके। तो ये कंसेप्ट जो है, जो स्टोरेज का थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेंगे इसमें, जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है। कमिंग बैक टू द कमांड पार्ट, बहुत सारी कमांड्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, और कुछ जो यूज़फुल कमांड्स हैं वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करना चाहता था, फिर से ब्रशअप करना चाहता, क्योंकि हमने पढ़ा तो उनको पहले भी है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि हमारे पास मान लीजिए कोई फाइल है, लेट मी search because I have just created some files। तो अगर मान लीजिए इसमें हम देखें कि वी आर हैविंग रो F1 एंड रो F2 फाइल्स, रो F1 एंड रो F2 फाइल्स। तो अब अगर मान लीजिए इफ आई एम राइटिंग रो F2 फाइल्स, ये सबको मालूम है कि कैट स्टैंड्स फॉर कंकेटनेशन। वो बेसिकली कंकेटनेट करता है। हाउ डज इट कंकेटनेट both the files in the horizontal manner? So it displays the file, first file, then following those contents, the contents of second file। तो आप देखें तो लाइन रो F1 डॉट डैट में जो है I just wrote 3 lines, और रो F2 डॉट डैट के अंदर I wrote 4 lines, 4 5 6 7। और इन सबका जब हम लोगों ने एक साथ क्लब किया या कैट करके इसको देखा तो हमारे पास ये डिस्प्ले आया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वी हैव पेस्टेड द फाइल्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक के बाद एक कंटेंट उसके आ जाते हैं। और अगर इसी को, ये एक फिल्टर माना जाता है कैट। फिल्टर्स बेसिकली वो कमांड्स होती हैं विच आर प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ एनी फाइल इन अ स्पेशल वे बिफोर यू विदाउट एक्चुअली मॉडिफाइंग द कंटेंट्स। मतलब कंटेंट्स मॉडिफाई नहीं होते। जैसे आप लोगों ने डीबीएमएस में व्यूज पढ़े होंगे, आरडीबीएमएस में, तो व्यू क्या करता है, बेसिकली हम 2-3 टेबल्स को कंबाइन करके उसमें से डाटा निकाल के वो एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू जो है आपके सामने जो है लॉजिकल सीक्वेंसिंग दे देता है कंटेंट्स की, लेकिन कंटेंट्स जो है दे डोंट बिलोंग टू अ सिंगल टेबल, वो 3 या 4 फाइल टेबल्स में से निकाले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि फिल्टर जो है वो बेसिकली आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देता है कंटेंट एक स्पेशल वे में विदाउट मॉडिफाइंग। रो F1 डॉट डैट एज इट इज है, इंटैक्ट है, उसमें केवल 3 ही लाइन्स हैं। रो F2 जो है वो भी इंटैक्ट है, उसमें 4 ही लाइन्स हैं। लेकिन डिस्प्ले में क्या हुआ कि दोनों जो हैं दे आर अपीयर्स टू बी अपेंडेड टुगेदर। अब इसको अगर हम परमानेंट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट hf डॉट डैट, ठीक है, हमने एक हॉरिजॉन्टल फाइल बना ली। अब नाउ वट एवर आई वॉज गेटिंग ऑन द स्क्रीन उसको हमने परमानेंट कर लिया रीडायरेक्ट करके। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि ग्रेटर देन सिंबल क्या है, रीडायरेक्शन सिंबल, ठीक है, सेंडिंग द आउटपुट टू some
other place. Normally क्या होता है, all the commands are written with the concept that by default they have to display the contents on the output screen, output file. And what is the output file corresponding to this screen? It's a screen only. तो हम output file किसको कहेंगे? जो screen पे आएगा. तो इसलिए आपको by default क्या होता है कि जो commands के output है वो screen के ऊपर दिखाई देते हैं. लेकिन अगर उसको हम redirect करें, किसी और फाइल में ट्रांसफर करना चाहें तो that easily can be done. जैसे यहाँ पे किया है कि whatever I was getting on the screen that redirected to hf.dat फाइल, तो उसमें ट्रांसफर हो गया. ऐसे ही एक कमांड हम लोगों ने डिस्कस की थी जिसमें हम लोग पेस्टिंग करते थे. तो यहाँ पे तो जो हम लोगों ने पेस्टिंग करी है हॉरिजॉन्टल है, although there is no explicit pasting command which can horizontally paste 2 or more files together, but we are having cat utility. With the use of that, it's possible that you can combine 2 or more files together by just redirecting the content to a next file or to a new file. अब अगर इसी में हम एक और फाइल को देखें, जैसे आई एम जस्ट राइटिंग कॉल f1.dat, तो इसमें हमने कॉलम्स क्रिएट किए हैं जैसे C1, C2, C3, C4, और जो ये बीच में वर्टिकल लाइन दिख रही है एक्चुअली वो पाइपलाइन सिंबल है जो आपका और सिंबल होता है विच वी आर यूजिंग इन C और जावा. ठीक है, तो ये पाइपलाइन सिंबल इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ये एक फील्ड सेपरेटर या फील्ड डेलीमीटर है, और नॉर्मली हम उस अल्फ़ाबेट को फील्ड सेपरेटर में यूज़ करते हैं विच इज़ यूजुअली नॉट कंटेनिंग इज नॉट अकरिंग इन द रनिंग कंटेंट्स. ठीक है, जैसे हम लोग अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वी डोंट मेक यूज़ ऑफ पाइपलाइन सिंबल बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्मल इंग्लिश. तो हम यहाँ पे पाइपलाइन सिंबल को एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं जस्ट टू मार्क द separation between two fields. So that's why we are terming that we are having 4 columns: C1, then pipeline symbol C2, that means C1 corresponds to field 1, C2 field 2, C3 field 3, and C4 field 4. Similarly, one more file I have created and that is call f2.dat, जहाँ पे 3 columns हैं 5, 6, 7. अब अगर हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो we can use paste command, paste -d के साथ you have to make use of that symbol which actually is acting as a field separator, क्योंकि यही सिंबल बताता है इस यूटिलिटी को कि कैसे उसको फील्ड काउंट करनी है. उसके बाद देन कॉल f1.dat, कॉल f2.dat, और ये देखिए ऐसा लगता है कि वी हैव पेस्टेड बोथ द फाइल्स. ठीक है, इन दिस मैनर. तो आपने पहले देखा हम लोगों ने लाइन की पेस्टिंग करी, हॉरिजॉन्टली दो फाइल्स जो है वो पेस्ट हो गई, although there was no specific command for that purpose, लेकिन हम लोगों ने cat का यूज़ किया और ये कर लिया. पेस्टिंग जो है is exclusively a command. With the use of that it's possible that you can combine 2 files side by side, मतलब उनकी जो है कॉलम वाइज पेस्टिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखें तो all the fields now they have been pasted, but it is merely a display on the screen. अगर आपको उसको परमानेंट करना है तो once again you have to redirect it, और आपकी से इसको हम vf.dat कर देते हैं. ठीक है, तो now it's possible that we can cat the content, we can cat vf.dat फाइल. तो आपको ये इस तरीके से मिल गई. यहाँ पे क्योंकि एक लाइन थी, लेकिन जब ज़्यादा लाइन्स होंगी तो आपको दो मतलब और ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने दो जो फाइल्स हैं उनको वर्टिकली साइड बाय साइड रख के पेस्ट कर दिया. तो इसके अलावा जो अगर आप इसको देखें तो हम लोग कट कमांड का भी यूज़ करते हैं. कट पेस्ट जो है वेरी फ्रिक्वेंटली वी आर यूजिंग, और कट का अगर हम यूज़ करते हैं, सपोज इफ आई विश टू डिस्प्ले ओनली कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आउट ऑफ दिस vf.dat फाइल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, vf देन अगेन -d पाइपलाइन सिंबल, उसको बताएंगे कि वी हैव टू यूज इट एज ए सेपरेटर, और उसके बाद f. अब सपोज हमें जो कट करना है, डिस्प्ले करना है, वो केवल 1 और 3rd फील्ड करनी है. किस फाइल की, ऑफ vf.dat. तो C1 कॉलम जो है और C3 कॉलम, ये दोनों जो है डिस्प्ले हो गए आपके. तो अगेन कट इज अ फिल्टर बिकॉज इसने केवल डिस्प्ले, मेयरली फॉर डिस्प्ले पर्पस इट इज कटिंग द कंटेंट ऑफ vf.dat फाइल. तो अब यहाँ पे अगर हम पाइपलाइन सिंबल नहीं देंगे तो -f ऑप्शन जो है वर्क नहीं कर सकता. रीजन बीइंग कि -f ऑप्शन जो है वो फील्ड सेपरेटर, मतलब वो फील्ड को बेसिकली रिट्रीव कर रहा है. तो फील्ड को रिट्रीव करने के लिए कॉलम नंबर बताने जरूरी हैं, और कॉलम की काउंटिंग के लिए वो सिंबल बताना जरूरी है विच इज एक्चुअली मार्किंग द एंड ऑफ द कॉलम, एंड दैट मार्क इज
पाइपलाइन सिंबल इन दिस केस, ठीक है। ऐसे ही कट का एक ऑप्शन हम लोगों ने यूज़ किया था -c के साथ, तो केवल करेक्टर के लिए था। अगर हम केवल करेक्टर को कट करना चाहते हैं, जैसे इफ आई एम यूजिंग कट -c एंड देन आई एम गिविंग द रेंज 1 2 3 एंड अगेन द फाइल vf.dat। नाउ इसमें कहीं फील्ड की बात ही नहीं है, केवल ये 3 करेक्टर्स जो है कट करेगा ऑफ ऑल द लाइंस। तो क्योंकि यहाँ पे we have only one line, so that's why in first line only we are having the 3 characters which are cut and displayed on the screen। और इसमें C1 और पाइपलाइन सिंबल ये 3 करेक्टर्स ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो। तो इस तरीके से और इसका और भी यूज़ है जो हम लोगों ने देखा भी था कि आल्दो उसके बाद तो हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा पढ़ा जिसको आप यूज़ करके लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन जैसा मैंने बताया कि नॉट ऑल द टाइम्स वी नो ऑल द कमांड्स, सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे हम पाइपलाइन सिंबल यूज़ करके इसका यूज़ कर ले रहे हैं। और कट का एक यूज़ शायद मैंने पहले रूम में आपको बताया था, जहाँ पे हम कट करते थे और करेक्टर्स को काट के और दूसरे वेरिएबल में ऐड अपेंड करते थे, ठीक है, सो दैट बोथ द स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड और दोनों स्ट्रिंग के साथ जो है वो आप कंपेयर कर सकें। कंपैरिजन के लिए भी मैंने जब आपको शेल प्रोग्रामिंग डिस्कस की थी तो मैंने एक बार बताया था कि अगर अस्काई सीक्वेंस भी हम कंसीडर करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग का, कि उस केस में जो जू है इज़ ग्रेटर देन सूरज, whereas in सूरज we are having more number of characters। लेकिन अगर अस्काई को लैटिन सीक्वेंस में देखें तो जू जो है स्टार्ट्स विद अल्फाबेट z और उसकी जो अस्काई वैल्यू है इज मच ग्रेटर देन द अस्काई वैल्यू ऑफ s। तो ऑलवेज जफर विल बी कंसीडर्ड और जू विल बी कंसीडर्ड ग्रेटर देन सूरज, ठीक है। तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था उसमें कि वी कैन मेक यूज ऑफ डबल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ मुझे बता दिया, बस हम 10 मिनट में क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास करेंगे। तो ठीक है बेटा, इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक जो और इम्पॉर्टेंट कमांड है जो टेल, आल्दो इसका कोई यूज़ बहुत ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आई विल गिव यू वन प्रोग्राम फॉर राइटिंग, तो वहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका क्या यूज़ होगा। जैसे नॉर्मली जो टेल कमांड होती है, जो हेड कमांड होती है, हेड जैसा नेम इंडिकेट करता है कि इट इज़ डिस्प्लेइंग द लाइंस ऑफ एनी फाइल, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो उसका हेड साइड से जो है उसको डिस्प्ले करता है और टेल जो है उसको बॉटम साइड से डिस्प्ले करता है। तो नॉर्मली इसका डिफॉल्ट ये होता है कि अगर हम खाली हेड को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ एनी फाइल, और टेल अगर यूज़ करते हैं तो डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइंस फ्रॉम एनी फाइल ऑफ एनी फाइल, ठीक है। और अगर उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो दैट काउंट कैन बी चेंज आल्सो, जैसे टेल -3 एंड देन hf.dat, तो केवल लास्ट की 3 लाइंस, ठीक है। हेड के साथ अगर यूज़ करते हैं हेड -3 एंड hf.dat, तो केवल बिगिनिंग की 3 लाइन। उसके अलावा भी इसमें टेल में एक एडिशनल फीचर होता है कि अगर आप -n ऑप्शन यूज़ करें और उसके आगे प्लस नंबर लगाएं, जैसे अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें एंड देन इफ आई एम राइटिंग hf.dat, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 6 7, मतलब 5वीं लाइन से ऑनवर्ड्स जो फाइल है वो डिस्प्ले हो जाएगी ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब अगर आपको मैं एक प्रॉब्लम दूं, सपोज द प्रॉब्लम इज कि आपसे कहूं कि कोई जो फाइल है उसमें लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 7 तक आप ये चेक करें कि उसके अंदर अल्फा जो सीक्वेंस THE है वो इज फाउंड और नॉट, मतलब वो समवेयर वी आर हैविंग अकरेंस ऑफ THE और नॉट। तो आपको केवल इन्हीं 3 लाइन में सर्च करना है। तो अगर मान लीजिए फाइल हमारी hf.dat है और उसमें केवल 3 ही लाइनें हमें रिट्रीव करनी है, जैसे रेंज उसकी दी है कि रेंज ऑफ लाइन्स है जिसको आपको रिट्रीव करना है, उसके ऊपर ऑपरेट करना है, तो वी कैन कंबाइन दीज 2 कमांड्स टुगेदर, हेड को और टेल को। तो पहले तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ हेड, और क्योंकि हमसे कहा गया कि वी हैव टू रिट्रीव 5 से लेके 7 तक, या सपोज 2 से लेके 5 तक हमें जो है रेंज ऑफ लाइंस निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लेके 5 तक का है तो हम पहले तो -5 देंगे और hf.dat आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 5 तक की जो शुरू की लाइनें हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी, लेकिन हमें तो 2 से करना है।
तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टेल और इसमें -n ऑप्शन, और क्योंकि हम 2 से कर रहे हैं तो वी आर राइटिंग 2, ठीक है। अब यू सी द आउटपुट कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 केवल यही 5 लाइनें जो हैं वो सारी 4 लाइनें जो हैं वो डिस्प्ले हो गई। तो हमने क्या किया कि वी हैव कंबाइंड 2 कमांड्स टुगेदर टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ लाइंस फ्रॉम अ फाइल। अगर इफ आई एम गिविंग यू अ शेल प्रोग्राम एंड आई एम आस्किंग यू टू राइट अ प्रोग्राम टू retrieve or to change all the occurrences of small malvia written in small case to malvia in upper case only in line number 5, 6 and 7, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रेंज ऑफ लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी एंड देन यू हैव टू चेंज द स्मॉल मालविया इनटू कैपिटल, और उसके लिए यू कैन मेक यूज ऑफ टीआर कमांड, जो ट्रांसलेशन कमांड होती है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर टुडे कि आप एक प्रोग्राम लिखेंगे वेयर आई एम आस्किंग यू टू राइट अ प्रोग्राम, जो शेल प्रोग्राम होगा जिसमें आप 2 ऑपरेशन करेंगे। यू सेलेक्ट द रेंज ऑफ लाइंस फ्रॉम n1 to n2, n1 and n2 may be decided by the user, to select the range of lines from n1 to n2 and find the occurrence of a particular pattern in that range, ठीक है। उस पैटर्न को आपको जो है उसमें फाइंड करना है और उसकी काउंट को लिखना है। जैसे अगर पैटर्न में देता हूँ मालविया और रेंज देता हूँ 5 से लेके 9 तक का, तो इसका मतलब है लाइन नंबर 5 से लेके 9 तक का किसी टेक्स्ट फाइल का आपको कंसीडर करना है, एक्सेस करना है, और उसमें कितनी बार मालविया जो वर्ड है वो आया है उसके अंदर, दैट काउंट यू हैव टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो एक ये प्रॉब्लम है, और इसी को अगर फर्दर मॉडिफाई करें तो आपको लाइन सेलेक्ट करनी है फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेंज, और उसमें यू हैव टू कन्वर्ट द केस ऑफ अ पर्टिकुलर पैटर्न फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। जैसे अगर वहाँ पे अकरेंसेस ऑफ मालविया जो है शुड बी कन्वर्टेड टू अकरेंसेस ऑफ मालविया इन कैपिटल, ठीक है। तो ये आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। हिंट ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू कि हम डीआर को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसलेशन पर्पस। अगर हमें एक पैटर्न सर्च करना है तो grep is the command and there are many other utilities also which you can explore further, ठीक है। and we can make use of the combination of head and tail together to select a specific range of lines. so I expect कि आप इसका एक प्रोग्राम लिखेंगे कि जिसमें हम लोग एक रेंज ऑफ लाइन सेलेक्ट करेंगे और उसमें एक पैटर्न को जो है सर्च करेंगे, उसकी काउंट को बताएंगे, या फिर पैटर्न सर्च करेंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। So with this I am ending my lecture here only, and tomorrow same time at 10 AM we'll start the lecture further, ठीक है। So I am ending my lecture here only. Thank you. Thank you so much, sir. Have a good day, sir. Thank you everyone.